सुबह के करीब 6:30 बज रहे हैं। इसराइल में एक के बाद एक कई फाइटर जेट्स रनवे से उड़ान भर रहे हैं। इनके साथ है लॉन्ग रेंज बेहद एक्यूरेट मिसाइल। CIA और इसराइली इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि ईरान की गवर्नमेंट के बड़े बड़े नाम इस वक्त ईरान के एक सिक्योर कंपाउंड में मौजूद हैं। इनमें से एक है आयतुल्ला खamenei, ईरान के सुप्रीम लीडर। फाइटर जेट्स के उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद इसराइली मिसाइल इस कंपाउंड से टकराती है। यही वो मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला दी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक कैसे हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत कैसे हुई और इसके बाद क्या क्या हुआ। ईरान, इसराइल और अमेरिका इन तीनों मुल्कों का टकराव अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें डेकेड्स पुरानी हैं। 1989 से पहले ईरान में एक तानाशाही राजशाही थी, मोहम्मद रजा पहलवी की, जिसे अमेरिका को खुला सपोर्ट था। लेकिन जब ईरानियन रेवोल्यूशन ने इसके गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका तो आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने पावर संभाली और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की बुनियाद रखी। इनका एक ही मकसद था, मुल्क को इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलाना। खुमैनी वेस्ट से अलग हो गए। अमेरिका और इसके करीबी दोस्त इसराइल दोनों दुश्मन डिक्लेयर हो गए। खासकर इसराइल का विरोध तो एक स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल गोल बन गया। 1989 में रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद अली खुमैनी ने कमांड संभाली। वो तेजी से रिलीजियस लीडरशिप में ऊपर उठे और इनके सुप्रीम लीडर बन गए। वक्त के साथ साथ ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ती गई। ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए। ईरान ने फिलिस्तीन और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को पैसा और हथियार देना शुरू किया। 2002 में पता चला कि ईरान 2 सीक्रेट लोकेशन पर यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी काम आ सकता है और न्यूक्लियर वेपन्स में भी यही वो डर था जो अमेरिका और इसके एलाइज को काफी टाइम से तंग कर रहा था। ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश से इनकार किया। अमेरिका और इसराइल ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई तरीके आजमाए, साइबर अटैक्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अमवात और डिप्लोमेसी। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस डील से अमेरिका को बाहर खींच लिया। इसके बाद हालत और बिगड़ते गए। 2025 में जब नई बातचीत अभी चल ही रही थी, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइंस बंकर बस्टर बम से अटैक कर दिया। ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर लोकेशन को भारी नुकसान पहुंचा। इसी साल ईरान की इकोनॉमी भी डूबने लगी। करेंसी की वैल्यू गिर गई, खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं और लोगों में गुस्सा उभरने लगा। 2025 के आखिर में पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट फूट पड़े। सभी इस्लामिक रिपब्लिक के खत्म होने की दुआ करने लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बेरहमी से इन प्रोटेस्ट को कुचल दिया। पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कई दिनों तक बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं चला कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। आखिर में हजारों लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। अमेरिका ने ईरान रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की। ट्रम्प ईरान को बार बार धमकियां देते रहे। 26 फरवरी जुमरात को जेनेवा में दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी बार डिप्लोमेटिक कोशिश हुई, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकला। 28 फरवरी हफ्ते के दिन सुबह करीब 9:40 पर ईरान की कैपिटल तेहरान में इस गवर्नमेंट कंपाउंड को प्रेसिडेंट ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर का ऑफिस बताया जाता है। 2025 से ही अमेरिका सीक्रेटली ये समझ लिया था कि आयतुल्ला खुमैनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC प्रेशर में कैसे मूव करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बताया जाता है कि CIA ने खamenei के कंपाउंड पर कई महीनों से नजर रखी हुई थी। इनकी हर मूवमेंट को, हर रूटीन को नोट किया जाता था। इस दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉन्फिडेंस में थी कि खamenei इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और ऊपर से ये भी पता चला था कि इस कंपाउंड में ईरान के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। अमेरिका और इसराइल ने पहली रात के अंधेरे में अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर टाइमिंग बदल दी गई और फिर सुबह अचानक इसराइली मिसाइल इन बिल्डिंग से टकराए। अटैक के दौरान कई नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल एक ही बिल्डिंग में थे और सुप्रीम लीडर खamenei दूसरी बिल्डिंग में। अली हुसैनी खamenei इस अटैक में मारे गए। इनके साथ साथ मारे गए ईरानियन आर्मी फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड, IRGC कमांडर एंड चीफ और डिफेंस मिनिस्टर। इसराइली मीडिया के मुताबिक पहले अटैक के सिर्फ आधे मिनट में कुल 30 सेकंड ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए। इस ऑपरेशन को इसराइल में रोलिंग लायन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। इसकी प्रिपरेशन कई महीनों से चल रही थी। हालांकि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान बच गए और अली लारीजानी ने कहा कि ईरान जवाब देगा। गवर्नमेंट कंपाउंड पर यह अटैक हुआ तो बस ये शुरुआत थी। इसके बाद इसराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, खासकर तेहरान के आसपास। तीसरे फेज में इसराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स ईरान भेजे।
अपनी एयर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा, मकसद था ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइल जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना। पहले अटैक के करीब 30 मिनट बाद अमेरिका ने भी मोर्चा संभाला। ईरान में और इसराइल दूर के टारगेट पे फोकस थे। इसमें ईरानी नेवी को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकन वॉरशिप्स ने टोमाहाक क्रूज मिसाइल दागे और ग्राउंड फोर्सेस ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। ईरान में कई मिलिट्री फोर्सेस और कमांड सेंटर इसराइली अटैक में तबाह हो गए। पूरे ईरान के शहरों में एक्सप्लोजिव्स की खबरें आने लगी। इसके बाद ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके इस मिलिट्री ऑपरेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। ट्रंप और नेतन्याहू एक अनाउंसमेंट में कुछ ही देर बाद मिनाब में एक एलिमेंट्री गर्ल स्कूल पर हवाई हमला हुआ। ईरानी गवर्नमेंट मीडिया और ऑफिशियल्स का कहना था कि इसमें कम से कम 175 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। ये फिगर्स अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक वो स्कूल एक ईरानी नेवल बेस के बिल्कुल पास था। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने इस अटैक की जांच के ऑर्डर दिए। इसके तुरंत बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया और जवाबी हमले शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट के दर्जनों लोकेशन और अनगिनत मिसाइल दागे गए। अकेले इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल छोड़े गए। ईरान के सपोर्ट में यमन के हूती रिपेल्स और अनाउंस किया गया कि वो रेड सी में शिप्स पर अटैक फिर से शुरू करेंगे। 3 महीने की शांति के बाद इराक के कुर्दिस्तान रीजन में अरबुल की तरफ जा रहे थे। ड्रोन और मिसाइल को अमेरिकन कोलिशन ने मार गिराया। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसी दोपहर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानियन ड्रोन ने टर्मिनल 3 को टारगेट किया और यूएई का एयर स्पेस बंद हो गया। बुर्ज अल अरब और फेयरमाउंट द पाम जैसे लग्जरी होटल्स में आग लग गई। हालांकि ये अनक्लियर है कि आग डायरेक्ट अटैक से लगी थी या इंटरसेप्ट मिसाइल के डिब्रीज से। इसी दौरान बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। कतर में 66 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिसमें कम से कम 8 लोग जख्मी हुए। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, लेकिन इन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर टर्मिनल पर ईरानी ड्रोन्स ने अटैक किया। सीरिया में एक अटैक ईरानी मिसाइल के डिब्री से कम 4 सिविलियंस की अमवात हुई। कतर और सऊदी अरब ने दोनों ने कहा कि वो रिस्पॉन्स करने का राइट रिजर्व करते हैं। अरब लीग ने ईरान के अटैक से करी नंदी के नाटो ने अपनी यूरोप बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और टर्की में अर्ली वार्निंग रडार की हाई अलर्ट पर रख दिया। कुछ एक्सपर्ट ने वार्निंग दी है कि ईरान, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्लीपर्स इस अटैक में अमेरिका के रोल पर दुनिया भर में डिबेट छिड़ी हुई है। ये जरूरत का युद्ध नहीं बल्कि आर्ग्यूमेंट है, यानी थ्रेट आने से पहले खत्म करो। लेकिन सवाल ये है कि ईरान सच में अमेरिका के लिए डायरेक्टली बहुत बड़ा खतरा था। अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से अभी भी कई सालों दूर था और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के करीब 3000 किलोमीटर यानी नेबरिंग कंट्रीज के लिए खतरा जरूर था, लेकिन अमेरिका के लिए डायरेक्टली नहीं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान पर इसलिए अटैक हुआ है क्योंकि वो इस वक्त वीक था। इस तरह का प्रिवेंटिव वॉर अगर ये सच है तो ये जरूरत का नहीं बल्कि इंतखाब का मसला है। इस तरह की वॉर्स इंटरनेशनली काफी क्रिटिसिज्म होती हैं, क्योंकि अगर हर मुल्क यही सोचकर अटैक करने लगे कि दुश्मन अभी वीक है तो मार दो, तो दुनिया में कभी पीस नहीं रहेगा। इंटरनेशनल लॉ के तहत ऐसा वॉर ऑफ चॉइस इलीगल माना जाता है। एक और बड़ा सवाल ये था कि क्या ये अमेरिकन अटैक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था? ट्रम्प ने कांग्रेस की अप्रूवल के बिना यह वॉर शुरू कर दिया था। अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए और कुछ ईरानी की गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ इस वॉर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वार्निंग दे रहे हैं। ईरान में कुछ लोग खामनेई की मौत पर जश्न मना रहे हैं तो कुछ शौक में हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि इनकी जगह कौन लेगा। फिलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जो बदला लेने पर आमादा दिखती है। अमवात की सही तादाद अभी कंफर्म नहीं है।